नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12वीं से फायर हीम। ये पोएट्री है जिसका नाम है फायर हीम, अग्नि स्तुति। जी, इस पोएट्री का नाम है फायर हीम, अग्नि स्तुति, और इसको लिखा है KKN दारूवाला ने। इसको लिखा है KKN दारूवाला ने। आइए अग्नि स्तुति शुरू करते हैं। KKN दारूवाला बॉर्न इन 1937। KKN दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ था। द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984। याद रखिएगा 1984 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। ये जो रिसिपिएंट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है प्राप्तकर्ता, अर्थात KKN दारूवाला जिनका जन्म 1937 में हुआ था, इनको 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, साथ ही साथ इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। इन दोनों अवार्ड्स को आप याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में यह पूछा जा सकता है। Is a landscape poet of eminence and a well-known writer of short stories। ये जो लैंडस्केप पोएट देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है ग्रामीण परिवेश को दिखाने वाला कवि। लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य या परिदृश्य, अर्थात जो भूदृश्य को दिखाए, परिदृश्य को दिखाए, दृश्य भूमि को दिखाए, जो कवि, उसको बोलते हैं लैंडस्केप पोएट। तो KKN दारूवाला एक उत्कृष्ट इमिनेंस, एक उत्कृष्ट ग्रामीण परिवेश को दिखाने वाले कवि हैं। एंड ए वेल नोन का मतलब जाने माने, प्रख्यात, विख्यात, मशहूर। एंड ए वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और लघु कथाओं के एक जाने माने लेखक भी हैं। कौन? KKN दारूवाला। ध्यान देंगे बच्चों। हिज पोएट्री इन हिज ओन वर्ड्स, यानी ये अपने ही शब्दों में कहते हैं, अपने ही मुंह से कहते हैं कि हिज पोएट्री ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, इम्प्रेशनिस्टिक, इसका अर्थ होता है बच्चों प्रभाववाद संबंधी, और जो ये सब्जेक्टिव देख रहे हैं इसका मतलब होता है निजी रुचियों और विचारों पर आधारित, और रिस्पॉन्सेस तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया या उत्तर। यानी KKN दारूवाला स्वयं ही कहते हैं कि इनकी जो कविता है ना, वह निजी रुचियों और विचारों पर आधारित प्रभावशाली रिकॉर्डिंग है, एक प्रभावशाली कविता है। और इस कविता में ये अपने निजी विचारों को और ये अपने निजी रुचियों को व्यक्त करते हैं। ही क्लेम्स, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। ही क्लेम्स, KKN दारूवाला दावा करते हैं, हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। ये दावा करते हैं कि मेरी जो कविताएं हैं ना, ये ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं। एंड हैंस अर्दी, और अर्दी का मतलब होता है सांसारिक, और इसलिए इनकी जो कविताएं हैं वो असली हैं, वो सांसारिक हैं, वह ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं। अर्दी मतलब धरती से जुड़ी हुई हैं, उसमें ना कुछ दिखावा है, ना कुछ उसमें जोड़ा गया है, और न ही उसमें कोई चमक दमक है। अर्थात ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्दी। ये कहते हैं कि मेरी जो कविताएं हैं ना, ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, और इसलिए ये सांसारिक हैं और धरती से जुड़ी हुई हैं। ही सन्स सोफिस्टिकेशन, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, सन्स का अर्थ होता है दूर रहना। ही सन्स सोफिस्टिकेशन एज थिंग्स दैट इट व्हाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ बर्स। ये जो ग्लॉस देख रहे हैं ना, ग्लॉस का मतलब होता है चमक या दिखावा, और सन्स का मतलब होता है दूर रहना, और सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है परिष्करण। कहते हैं कि ही सन सोफिस्टिकेशन एज थिंग्स दैट इट। ये कहते हैं कि मेरी जो कविताएं हैं ना, या जो मैं अपनी कविताओं को परिष्करण से दूर रखता हूँ, मतलब मैं अपनी कविताओं में कुछ चमक दमक नहीं जोड़ता। एज थिंग्स दैट इट, क्योंकि इनका मानना है कि व्हाइल एडिंग ग्लॉस, यदि आप अपनी कविता में कुछ दिखावा करते हो, कुछ जोड़ते हो, चमक दमक डालते हो, टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स,
तो ये वर्स का मतलब होता है पद या छंद। तो जो कविता की जो शक्ति होती है, कविता की जो गुणवत्ता होती है ना, उसको ये टेक्स अवे, उसको लेकर के दूर चली जाती है, उसको ये नष्ट कर देती है। इसलिए ये अपनी कविताओं में कुछ जोड़ते नहीं हैं, चमक दमक नहीं करते, दिखावा नहीं करते, बल्कि वास्तविकता को लिखते हैं। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव। थीम्स का मतलब होता है विषय वस्तु। बच्चों, के.की.एन. दारूवाला जो एक भारतीय कवि हैं, याद रखिएगा, इनकी कविताओं का जो थीम होता है, इनकी कविताओं की जो विषय वस्तु होती है ना, आर लव। इनकी कविताएं प्रेम पर आधारित होती हैं, डेथ मृत्यु पर आधारित होती हैं, डोमिनेशन प्रभुत्व पे आधारित होती हैं, सिनिसिज्म जिसका मतलब होता है कुटिलता, कुटिलता पे आधारित होती हैं, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। ये जो प्लाइट देख रहे हैं ना, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, और ह्यूमन सोसाइटी का मतलब होता है मानव समाज, और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। अर्थात इनकी कविताओं की जो विषय वस्तु होती है वह प्रेम होती है, मृत्यु होती है, प्रभुत्व होता है, कुटिलता होती है, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज की दुर्दशा, एंड वायलेंस, और मानव समाज में वो हिंसा जो है ना, उस पे इनकी कविताएं फोकस करती हैं। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड वीगर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, जो पोएटिक क्रिएशन है ना, तो इनकी काव्य रचनाओं में वीगर देखने को मिलेगा आपको, उसमें एक नई प्रकार की ताकत, ऊर्जा, शक्ति देखने को मिलती है। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, याद रखेंगे बच्चों, के.की.एन. दारूवाला पुलिसकर्मी थे। आपसे पूछेगा परीक्षा में, के.की.एन. दारूवाला जो थे पुलिसकर्मी थे। चूंकि ये पुलिसकर्मी थे, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, तो इनकी कविताएं जो है ना, उसमें हिंसा जो है ना आपको निश्चित रूप से मिलेगी। चूंकि पुलिसकर्मी का काम ही है जहां जहां हिंसा होता है वहां पहुंचना और हिंसा को रोकना, हिंसा से दो चार होना, इसलिए इनकी कविताओं में हिंसा आपको मिलेगी। इनके कुछ वर्स इस प्रकार से हैं, इनके नाम आप याद कर लेंगे। अंडर ओरियन, पहला है अंडर ओरियन जो इन्होंने 1970 में लिखा। दूसरा है एपरेशन, जो इन्होंने एपरेशन इन अप्रैल जो इन्होंने 1971 में लिखा। एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये इन्होंने 1976 में लिखा। तो आइए के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखी गई कविता फायर हिम, अग्नि स्तुति को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, के.की.एन. दारूवाला जो है ना, ये पारसी समुदाय से हैं। वो जो राष्ट्रीयन थे, और पारसी समुदाय के लोग अग्नि की पूजा करते हैं। वे अपने मृतकों को आग में जलाते नहीं हैं। वो अपने मृतकों के साथ क्या करते हैं इसकी जानकारी आपको कविता में आगे मिलेगी। और वो एक दिन की बात है, एक घाट को देखते हैं। घाट उस स्थल को कहते हैं जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं, जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग अपने मृतकों को अग्नि के हवाले करते हैं, अर्थात जलाते हैं। उसी स्थल को घाट कहते हैं, और उसी घाट का वर्णन ये पारसी कवि के.की.एन. दारूवाला करते हैं। आइए इस कविता के पंक्तियों को देखते हैं। द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस। ये जो बच्चों आप वर्ड देख रहे हैं ना, बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस, यानी कवि जो हैं के.की.एन. दारूवाला कह रहे हैं कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस का अर्थ होता है ऐसी रोशनी उत्पन्न करने वाला जिसमें गर्मी न हो या इतनी कम हो कि ये महसूस न हो। अर्थात इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब लकड़ी होती है ना, जल करके और बुझने के कगार पे हो, बिल्कुल केवल उसमें वो लाल दिख रही हो, उसमें लालिमा हो और लाल रोशनी उससे निकल रही हो, उससे धुआं न निकल रहा हो, उससे ज्वाला नहीं निकल रही हो, केवल रोशनी निकल रही हो, और उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी भी ना हो कि वह लोगों को परेशान करे। तो कवि कहते हैं कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस, यानी ये एक घाट पे एक देख रहे हैं कि एक मृतक को जलाया जा रहा था, और वो जो चिता थी ना लगभग जल चुकी थी, अब उसमें केवल अंगार बचे थे, केवल उसमें से रोशनी निकल रही थी, उसमें से गर्मी नहीं निकल रही थी, केवल रोशनी निकल रही थी। एंड वांडरिंग होस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाई,
वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना। घोस्ट का मतलब होता है बच्चों प्रेतात्मा, भूत या पिशाच। फ्राइटेन का मतलब होता है डराना या भयभीत करना। और पासरबाई का मतलब होता है राहगीर, यानी रास्ते से जो लोग आते जाते हैं उसको पासर्सबाई बोलते हैं। तो उस घाट का दृश्य इतना डरावना था, उस घाट का दृश्य इतना डरावना था बच्चों कि उस लकड़ी के जलने से जो रोशनी निकल रही थी ना, मालूम पड़ रहा था कि भूत पिशाच इधर उधर घूम रहे हैं। एंड फ्राइटेंड पासर्स बाई, और उस राह से, उस चिता के बगल में जो सड़क थी ना, उस सड़क से आ रहे जो लोग थे ना, वो लोग इस दृश्य को देख करके डर जाते थे। एज मून लाइट स्कटल्ड एमॉन्ग द बोन्स, यहाँ पे पंक्ति पूरी होती है। एज मून लाइट यानी चंद्रमा की रोशनी, स्कटल्ड यानी पड़ती थी, एमॉन्ग द बोन्स यानी जो चिता जल रही थी, जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, आग के हवाले किया जा रहा था, जलाया जा रहा था ना, तो जब उसकी हड्डियों पे चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी ना, तो वो हड्डियां चमक रही थी और तब लोगों को और डर लग रहा था, लोग और डर जाते थे और परेशान हो जाते थे। कहने का मतलब है कि ये घाट का दृश्य है जहाँ पे एक मृत व्यक्ति को जलाया जा रहा था, तो उसके चिता से लाल रोशनी निकल रही थी, और वह रोशनी जो थी ना, ऐसा लगता था कि भूत पिशाच की तरह इधर उधर भटक रही थी, और वह आते जाते लोगों को डरा रही थी। और चंद्रमा की रोशनी उस मृतक के जब हड्डियों पे पड़ती थी ना, तो हड्डियां चमकती थी, और इससे जो राहगीर थे ना और डर जाते थे। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, ये जो डॉन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है भोर, सुबह, और वंस का मतलब होता है एक बार, और जो ये स्ट्रॉलिंग देख रहे हैं, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना, सैर करना या टहलना। तो एक दिन की बात है कि स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, एक दिन की बात है कि ये जो कवि है ना, अपने पिताजी के साथ, याद रखिएगा, कवि जो हैं अपने पिताजी के साथ स्ट्रॉल कर रहे थे, नदी के किनारे घाट पर चहलकदमी कर रहे थे, सैर कर रहे थे, टहल रहे थे, जैसे सुबह में आप भी टहलते हैं। तो कवि किसके साथ? अपने पिताजी के साथ नदी के किनारे घाट पर सुबह में सैर कर रहे थे। We saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all। यहां आकर के रुकेंगे आप। कह रहा है कि नदी के किनारे घाट पे टहलते हुए we saw embers, हमने अंगारों को देखा। एम्बर्स का मतलब होता है अंगारा, बुझ चुकी आग में दहकता कोयले का टुकड़ा अंगारा कहलाता है, और उसकी अंग्रेजी होती है एम्बर्स। हमने नदी के किनारे घाट पे दहकते अंगारे को देखा, लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, और उस अंगारे की जो क्रूर लालिमा थी, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, और रेडनेस का मतलब होता है लालिमा, यानी उस अंगारे की जो निर्दयी, जो क्रूर लालिमा थी ना, मतलब क्रूर इसलिए कहा गया है कि ये आग का स्वभाव ही है ना कि आग किसी भी वस्तु को जला करके भस्म कर देती है, अर्थात राख कर देती है, इसलिए यहाँ पे ये क्रूअल कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वी सॉ, हमने अंगारों को, लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, उनकी जो क्रूर लालिमा है ना उसको खोते हुए देखा, टू द ग्रे, यानी अब अंगारे जो थे ना, ग्रे ऐश का मतलब होता है राख, अब राख में तब्दील होते जा रहे थे। ग्रे का मतलब होता है धूसर या भूरा, धूसर या भूरे रंग के राख में तब्दील होते जा रहे थे। दैट स्वेलोज ऑल, और सब चीज को भस्म करती जा रही थी। जो वो आग जल रही थी, जो अंगारा था ना, अब वो उसकी लालिमा खत्म हो रही थी, अब वह राख का रूप ले रहा था, और शरीर के अंग अंग को वो भस्म करता जा रहा था। इसी बीच कवि की नजर पड़ती है किस पे? देखिएगा, हाफ कुक्ड लिम्स, लिम्स का मतलब होता है अंग, और हाफ कुक्ड का मतलब होता है अधजला या अधपका। हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, तभी कवि की नजर अधजले अंगों पे पड़ती है। मृतक का पूरा शरीर पूर्ण रूप से जला नहीं था, उसके शरीर के कुछ अंग अधजले थे, और उस पे कवि की नजर पड़ती है हाफ कुक्ड लिम्स, यानी अधजले जो अंग है ना। बोर विटनेस, विटनेस का मतलब होता है बच्चों गवाह, वो इस बात के गवाह हैं, टू द फायर्स डिबॉचरी,
डिबॉचरी का अर्थ होता है अनैतिकता, इमोरल बिहेवियर। यहाँ पे फायर्स डिबॉचरी इसलिए कहा गया है कि आग का कर्तव्य ही है कि वह हर चीज़ को जला दे और जला करके भस्म कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे। तो यहाँ पे कह रहे कि हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, यानी जो ये अधजला अंग है, जो अधजला शरीर है ना, ये इस बात का गवाह है कि आग ने भी अपने कर्तव्य को ढंग से पूरा नहीं किया है। कभी यहाँ पे आग के भ्रष्ट आचरण को उसकी अनैतिकता को दर्शाते हुए कहते हैं कि ये जो अधजला अंग है ना, ये इस बात का विटनेस है, गवाह है कि अग्नि ने भी अपने कार्य को परफेक्शन के साथ नहीं किया है। माई फादर सेड, ये कविता उस समय की है ना जब KKN दारूवाला छोटे थे और अपने पापा के साथ हिंदू घाट पे सैर करने के लिए गए थे। ये कह रहे कि माई फादर सेड, मेरे पापा ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, देख रहे हो ना अधजली उंगलियों को, अर्थात जिस मृतक को जलाया जा रहा था घाट पे उसकी उंगलियां जो थी ना अधजली थी। तो मेरे पापा कह रहे हैं, माई फादर सेड, मेरे पापा ने कहा कि यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, आपने उन अधजली उंगलियों को देखा ना। फिर आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, एंड बोन स्टब्स, एंड बोन स्टब्स। बच्चों स्टब्स का अर्थ होता है STUBS, यानी किसी चीज़ को आप जला रहे हैं ना तो उसका पूर्ण हिस्सा, मतलब अधिकांश हिस्सा जल गया और कुछ हिस्सा छूट गया, अंत में बचा हुआ टुकड़ा या अंत में बचे हुए हिस्से को स्टब्स कहते हैं। तो ये कहते हैं कि उन अधजली उंगलियों को देख रहे हो ना, एंड बोन स्टब्स, और उन हड्डियों को भी देख रहे हो ना जो अभी छूट गई हैं, जो बच गई हैं। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, इस पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि आग भी है ना, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ये जो आग है ना, ये कभी कभी फॉरगेट्स इट्स डेड, ये अपने मृतकों को भूल जाती है। मतलब अग्नि भी कभी कभी अपने कार्य को सिद्धि के साथ नहीं कर पाती है, इसलिए कभी कह रहे हैं कि ये आग जो है ना अपने मृतकों को भूल जाती है। मतलब अग्नि संपूर्ण रूप से मृतक को जला नहीं पाती है। ए जोरोस्ट्रियन, चूंकि कवि जोरोस्ट्रियन समुदाय के थे, पारसी थे। आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच, चूंकि मैं जोरोस्ट्रियन था और मैं एक बच्चा था। कवि कह रहे KKN दारूवाला कि मैं जोरोस्ट्रियन था और मैं एक बच्चा था। फिंगर्स क्लेंच्ड, मैंने अपनी गुस्से में मैंने अपनी उंगलियों को मुट्ठी की तरह बांध लिया। इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कवि कह रहे हैं कि जब मेरे पापा ने कहा कि वो अधजली उंगलियों को देख रहे हो न तुम, उस अधजली हड्डी को देख रहे हो न तुम, इसका मतलब है कि आग ने अपने कार्य को सही ढंग से नहीं किया है। तो मैं जोरोस्ट्रियन हूँ और उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं बच्चा था। मैंने गुस्से में अपनी उंगलियों को भींच लिया, मुट्ठी बांध लिया। मुट्ठी बांधने में मुझे दर्द भी हुआ, तकलीफ भी हुई। एंड आई सोर, और मैंने उसी दिन शपथ ली, मैंने कसम खाई, टू सेव फायर, कि मैं आग को बचाऊंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। आग ने जो ये पाप किया है कि मृतक के शरीर को पूर्ण रूप से आग ने नहीं जलाया है ना, सीन किया, आग ने यह पाप किया है, इस पाप से मैं आग को बचाऊंगा, इस पाप से मैं पूज्य अग्नि को मुक्ति दिलाऊंगा। उसी दिन मैंने कसम खा ली। आगे बढ़ते हैं। इट नेवर फॉरगोट एंड 20 years सिंस एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। बहुत शानदार पंक्तियां हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। लिखा है कंसाइंड का मतलब होता है सुपुर्द कर देना या सौंप देना, और फर्स्ट बॉर्न का मतलब होता है पहला बच्चा, और फ्लेम्स का मतलब होता है आग की लपटें या ज्वाला। ये कह रहे कि इट नेवर फॉरगोट एंड 20 years सिंस, 20 साल हो गए उस घटना को घटित हुए, 20 साल हो गए। याद रखिएगा कितने साल, 20 साल। उस घटना को घटित हुए 20 साल हो गए। इट नेवर फॉरगोट, मैं कभी भूला नहीं। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कि कैसे मैंने अपने प्रथम शिशु को आग के हवाले किया था। इस बात को 20 साल हो गए लेकिन मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। कहने का मतलब है कि पारसी लोग अपने मृतकों को अग्नि के हवाले नहीं करते, वे लोग आग में जलाते नहीं हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं कि 20 साल पहले
मैंने अपने प्रथम बच्चे को आग में जलाया था और इस बात को मैं भूला नहीं हूं। अब आप सोचेंगे कि क्यों जलाया था, सुनिए। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, क्योंकि जहां पे हम लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं ना, उसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। उसको हम लोग बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस, और टावर ऑफ साइलेंस की दूरी थी 1000 माइल्स, 1000 दूर था। इस कारण मैंने अपने प्रथम शिशु को आग के हवाले कर दिया था, आग में जला दिया था। कभी कह रहे हैं, चूंकि टावर ऑफ साइलेंस पे जो पारसी लोग होते हैं ना बच्चों, ये जलाते नहीं हैं, ये टावर ऑफ साइलेंस पे अपने मृतकों को रख देते हैं और उन मृत शरीर को जो वो पक्षी होते हैं ना, नोच नोच करके खाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था, इसलिए मैंने अपने प्रथम शिशु को आग के हवाले कर दिया था, आग में जला दिया था 20 साल पहले। मैं इस घटना को भूला नहीं हूँ और मुझे डर है, ये कह रहे हैं कि और मुझे डर है कि कहीं आग ने जिस प्रकार की गलती आज की है, कहीं 20 साल पहले मेरे शिशु के साथ भी यही गलती आग ने दोहराई न हो, कहीं मेरे बेटे के शरीर को भी संपूर्ण रूप से यह जलाई न हो। तो क्या कहते हैं, सुनिए। द फायर हिम सेड टू मी, फिर अग्नि ने मुझसे कहा, अग्नि स्तुति ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, आपको क्षमा किया जाता है। आपने जो गलती की थी कि आप अपने बेटे को आग के हवाले किया था, ये बहुत बड़ी चूक थी, बहुत बड़ी भूल थी, ये अपराध था। एंड यू स्टैंड फॉरगिवन, और इस अपराध के लिए आपको क्षमा किया जाता है। ब्रोकन, मैं टूट गया था, मैं एकदम टूटा हुआ था। येट रेबेलियस, रेबेलियस का मतलब होता है बागी, जो शासन और प्रशासन की बातों को न माने। कह रहे ब्रोकन, मैं तो टूट गया था, येट रेबेलियस, लेकिन अभी भी मैं बागी हूं। आई सोर दिस टाइम, और मैं आज कसम खाता हूं, शपथ लेता हूं, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं आग को, मैं अग्नि को बचाऊंगा। फ्रॉम द सीन मतलब उस पाप से जो मृत शरीर को पूर्ण रूप से नहीं जलाने का, अग्नि जो पाप करती है ना, उस पाप से मैं अग्नि को बचाऊंगा, और इस बात की मैं कसम खाता हूं। और अफसोस भी जता रहे हैं कि क्यों मैंने अपने नवजात को 20 साल पहले अग्नि के हवाले कर दिया, क्योंकि अग्नि भी कभी कभी अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करती। बच्चों, अगर यह कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, एंड अपने मित्रों से भी कहें। और मेरे साथ जाने से पहले बोलिए जय हिंद।